नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जीवों में विभिन्नताएं कैसे पाई जाती हैं। इसके बाद हम जनन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में कैसे लैंगिक जनन होता है, मानवों के अंदर कैसे लैंगिक जनन होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे और साथ के साथ हम देखेंगे जो जनन स्वास्थ्य है उसके बारे में। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपके एकल जीवों में प्रजनन की विधि यानी कि अलैंगिक जनन को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट से हम क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे, तो देखिए जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इनमें किस प्रकार से जनन होता है, ये अपनी वंशागति को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इनमें जो जनन होता है वो किन किन विधियों से होता है और सिर्फ एक जीव के द्वारा ही कैसे नई संतति उत्पन्न हो जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन, तो देखो जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, जीवाणु। ठीक है, जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक प्रकार से जनन होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जीवों में विभिन्नताएं कैसे आती हैं, लैंगिक जनन के द्वारा। लेकिन दूसरे प्रकार का जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, जिसमें जो एक सिंगल जीव है, एकल जीव, उसी के द्वारा नई जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, युग्मक नहीं बनते तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, निषेचन नहीं होता तो युग्मनज नहीं बनता। अब कैसे सिर्फ एक जीव जो है वो नए जीव की उत्पत्ति कर देता है, तो देखो या तो उसके शरीर ही पूरा का पूरा विभक्त हो जाता है या फिर खंडों में टूट जाता है, या उसके शरीर से कोई भी कायिक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। ऐसे विभिन्न प्रकार से सिर्फ एक जीव जो है वो नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, जो कि निम्न स्तर के जीवों में होता है। लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक प्राणी भी होते हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे अगर कुछ पौधों की मैं बात करूं तो जो कुछ पौधे हैं वो आपके यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो कुछ पौधे हैं उनके अंदर भी अलैंगिक जनन होता है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, एकल जीव के द्वारा संतति पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो आपके अलैंगिक जनन कहलाती है। दो जनों की जरूरत ही नहीं होगी। अब देखो ये जो आपके अलैंगिक जनन होता है उसके क्या लक्षण हैं, तो देखो जब हम बात करते हैं दोनों को कंपेयर करके एक बार हम सोचते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एकल जीव है तो युग्मक नहीं बन रहे हैं, तो फिर अब कैसे एक नया जीव बनेगा। तो अर्धसूत्री विभाजन तो होगा ही नहीं क्योंकि युग्मक ही नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जीव होता है उसके शरीर के किसी भाग में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है कुछ अंगों में, और इसी समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही आपके जो नया जीव है वो बन जाता है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो संतति पैदा होती है ना वो बिल्कुल फोटोकॉपी लगती है किसकी, अपने मम्मी पापा की। ठीक है, बिल्कुल फोटोकॉपी निकल कर आती है, यानी कि एग्जैक्ट अलैंगिक जनन में जो नए जीव बने हैं वो अपने मम्मी या पापा या जिससे भी ये पैदा हुए अपने जनक के समान ही बिल्कुल नजर आते हैं। अब जब जनक के समान ही बिल्कुल नजर आ रहे हैं तो क्या इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, नहीं जी। जब बिल्कुल जनक के समान है तो विभिन्नताएं कैसे देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब जब विभिन्नताएं नहीं होंगी तो विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर इनका विकास रुक जाता है क्योंकि इनमें विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है। जो जीव है, जो उत्पन्न हुआ है नया जीव, वो बिल्कुल अपने जनक के समान दिखता है।
तो अब इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जो पेरेंट है, जनक है, उसमें कोई ना कोई बीमारी है। अब जब विभिन्नता ही नहीं आ रही, बिल्कुल फोटोकॉपी निकलती जा रही है, तो जो गड़बड़ जनक के अंदर है वही गड़बड़ उस बच्चे के अंदर भी होगी जो नई संतति उत्पन्न हुई है। साथ के साथ अलैंगिक जनन में एक बार में बहुत सारी संतति उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, जीवाणुओं की, तो एक बार में इतने सारे बैक्टीरिया एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो अलैंगिक जनन में एक बारी में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा होता है नहीं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप मनुष्य का ही, तो एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कई केसेस में क्या होता है, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं या 3 या 5 बच्चे हो जाते हैं, वो बहुत रेयर केस होते हैं, है ना। मैक्सिमम जो एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, एक ही बार में बहुत सारी संतति उत्पन्न हो जाती है। तो अब जो गड़बड़ इस जनक के अंदर है, वही गड़बड़ इन सारी संततियों के अंदर आ जाएगी। तो कोई भी जो दोषपूर्ण चीज है, कोई भी दोषपूर्ण जीन है, वो उन संतति के अंदर भी चला जाएगा। तो ये इनके लिए नुकसानदायक होगा, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कि एक ही तरह के 2 या 2 से अधिक जीव यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा। संतति आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है, यानी कि अपने जनक के समान ही होगी। जैसा जनक है वैसी ही संतति होगी, एग्जैक्ट फोटोकॉपी निकल के आएगी। ठीक है। अब अलैंगिक जनन के लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है ना, इसके बारे में भी तो हम देखेंगे। तो देखो, अलैंगिक जनन क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है ना। जैसे हमारे अंदर बात करें, लैंगिक जनन होता है, 9 महीने में जाके एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता। अलैंगिक जनन बहुत रैपिडली होता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है, बिल्कुल सरल तरीके से हो जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो धीमे जो है प्रगति से होगा, यानी कि धीमी रफ्तार होगी लैंगिक जनन की, और थोड़े से कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर रहते हैं, यानी कि जटिल प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन के लाभ क्या है कि यह सरल और तेज होता है। लेकिन अगर हम इसके हानि की बात करें, तो देखो, जैसा जनक है वैसा ही क्या है, संतति है, सेम टू सेम। तो जनक के अंदर जो भी यहाँ पर कमी है, दोषपूर्ण जीन है, वही किसके अंदर आ जाएगा, इस संतति के अंदर आ जाएगा। तो विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं, विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, विकास नहीं होगा। ठीक है। और दोषपूर्ण जीन भी आपके जनक से संतति में चला जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर भिन्नता उत्पन्न नहीं होती है तो विकासवादी परिवर्तन संभव नहीं है। अगर विकास करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, विभिन्नता चाहिए। विभिन्नता कैसे आएगी, तो डीएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो अलग अलग प्रोटीन बनना चाहिए, तभी तो जाके विभिन्नता आएगी। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ प्रोसीजर होगा ही नहीं, तो विभिन्नता ही नहीं मिलेगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी समान जीवों के उत्पादन से दोषों का वंशानुगत होना, तो जो दोष जनक के अंदर है वही बच्चों के अंदर, संतति के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन से होने वाले लाभ है और हानि है। क्लियर सभी को। यहाँ पर अलैंगिक जनन की डेफिनेशन समझ में आई आपको, किसे कहते हैं कि एकल जीव के द्वारा जो नई संतति उत्पन्न हो रही है वो आपके अलैंगिक जनन है। इसमें सिर्फ एक जीव की जरूरत होती है, 2 की जरूरत नहीं होती। युग्मकों का निर्माण नहीं होता। समसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो आपके जनक है उसके शरीर में कुछ समसूत्री विभाजन होगा, उसी से ही नया जीव बन जाता है। क्लियर सभी को। यहाँ पर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग प्राणी हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि इस पृथ्वी पर सारे ही जीव एक जैसे हैं, सब अलग अलग है। तो जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो क्या एक ही प्रकार से अलैंगिक जनन पाया जाता है या अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो देखो, जिन जीवों के अंदर अलैंगिक जनन होता है उसमें अलैंगिक जनन की हम 6 विधियां पढ़ने वाले हैं।
छह विधि कौन कौन सी है यहाँ पर? सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन विधि की। ठीक है, विखंडन विधि को इंग्लिश में हम कहते हैं फिजन मेथड। ठीक है, क्या कहा जाता है? फिजन कहा जाता है। ठीक है, विखंडन विधि में क्या होगा, आपके जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, सरल एक कोशिकीय जीव, जैसे कि आपके क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, लीशमैनिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, इनके अंदर विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब इसमें क्या होगा, जो जीव है जिसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना है, उसका पूरा शरीर विभक्त हो जाता है दो भागों में और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, उसको हम कहते हैं विखंडन विधि। दूसरी विधि जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है आपके खंडन, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या होगा, आपका जो जीव होगा वो क्या होगा, पहले पूर्ण रूप से विकसित होगा और फिर छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाएगा। खंडों में विभक्त होने के बाद क्या होगा, प्रत्येक खंड जो है वो एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा। इन सारी विधियों के अंदर जो याद रखने योग्य बात है वो है आपके उदाहरण। उदाहरण से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो मुख्य रूप से आपके उदाहरणों को आपको याद करना है। ठीक है, तीसरा जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जिसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। देखो, चैप्टर 5 के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो हमारा लीवर होता है यकृत, उसमें रीजनरेशन की पावर होती है। उसका कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्षतिग्रस्त होने के बाद वो खुद को रीजनरेट कर लेता है, पुनः पूरा लीवर बन जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको जब अंगदान बताया था उसमें भी ये बताया था कि लीवर का कुछ भाग जो है अगर वो किसी को डोनेट कर दिया जाए तो वो जो कुछ भाग डोनेट हुआ है वो पूरा रीजनरेट कर लेगा और पूरा लीवर बना लेगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में, कि अगर मान लीजिए कोई भी कायिक भाग जो है वो क्या करेगा, शरीर का जो भी कायिक भाग है वो पूरा रीजनरेट होगा और नया जीव बना लेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको कहते हैं हम पुनरुद्भवन। चौथी विधि जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके मुकुलन विधि, जिसको हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस। मुकुलन विधि के अंदर क्या होता है कि जो जीव है उसके शरीर पर एक कलिका बन जाती है। अब ये कलिका क्या होगी, विकसित होगी और उस जनक से अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगी। जो अगली विधि है वो हम पढ़ने वाले हैं कायिक प्रवर्धन, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होगा, ये पेड़ पौधों के लिए है। ऐसे पेड़ जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, है ना, उनके अंदर कायिक प्रवर्धन होगा। या फिर मान लीजिए हमें जल्दी नए पौधे प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन विधि होती है। अब इसमें पुंकेसर, स्त्री केसर ये नहीं चाहिए। इसमें क्या होगा, जो पादप है उसके किसी भी कायिक भाग से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। और अगली विधि जो होती है वो आपके है बीजाणु समाज संघ। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, तो देखिए इसमें बीजाणु जो होते हैं वो एक जनन संरचना है जो कि बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित है। जैसे ही वो बीजाणुधानी फूटती है, ये बीजाणु निकलते हैं, आसपास फैल जाते हैं, अपना एक जाल बनाते हैं और इस तरीके से ये अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन विधियों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या मुख्य रूप से आपको यहाँ पर याद रखना है, इनके उदाहरण हम यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम विखंडन विधि की। तो देखो, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होगी। ये एक जीव है, सरल एक कोशिकीय जीव, इसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया और एक नए जीव की उत्पत्ति कर ली। अब देखो, विखंडन भी ना अब दो प्रकार का होता है। विखंडन विधि भी आपके दो प्रकार से होती है। कैसे, तो देखो, विखंडन में दो प्रकार हम पढ़ते हैं। एक आपका होता है द्विखंडन और दूसरा आपका होता है बहुखंडन। दोनों में क्या डिफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा होगा।
देखो, द्विखंडन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, बहुखंडन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। द्विविखंडन के अंदर क्या होगा, जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल ले लिया अमीबा का, लेशमानिया का, या उसको हम लीशमैनिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जीव है दो बराबर भागों में विभक्त हुआ और एक नए जीव की उत्पत्ति कर ली। अमीबा में तो कहीं से भी विभक्त हो जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लेशमानिया की या लीशमैनिया की, तो ये जो लीशमैनिया लेशमानिया होता है उसमें क्या होगा, एक निर्धारित तल से ही दो भागों में विभक्त होगा। अगर हम बात करें बहुखंडन की, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिजन, इसमें क्या होगा, जो जीव है उसका शरीर बहुत सारे उसमें टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, यानी कि विभक्त होके नए जीव की उत्पत्ति करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक बार में बहुत सारे जीव, यहां पर ये क्या हो रहा है, सिर्फ दो भागों में विभक्त हो रहा है, इसमें बहुत सारे में, तो इसको हम कहते हैं बहुखंडन विधि। एग्जाम्पल हम इसका क्या ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम को हम प्लाज्मोडियम भी लिख देते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो आपका क्या है, जो मलेरिया होता है ना प्रोटोजोआ जनित, उसका जो रोग जनक है वो आपके है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसमें होता है आपके बहुखंडन। तो ये दो विधियां होती है किसमें, विखंडन विधि के अंदर, ठीक है। चलिए एक बार देखिए, यहाँ पर विखंडन के दो टाइप है, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन, ठीक है। आगे देखिए, द्विखंडन, कोशिका सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। उदाहरण क्या है, अनेक जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, लेशमानिया आदि। अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो जाता है, क्योंकि इसकी तो कोई आकृति आकार निश्चित ही नहीं है, इसकी आकृति आकार अनिश्चित होता है, तो किसी भी तल से क्या हो गया, विभाजन हुआ और एक नया जीव इससे उत्पन्न हो गया। अगर हम बात करें लेशमानिया की, तो उसमें क्या होगा, एक निर्धारित तल से ही यहाँ पर क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। इस निर्धारित तल से ही ये इसका विभाजन हुआ। तो लेशमानिया में शारीरिक संरचना संगठित होती है, इसी के कारण द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। क्लियर, ये तो बात हुई किसकी, द्विखंडन की। अब बात करते हैं बहुखंडन की, जिसमें क्या होगा, मलेरिया परजीवी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, तो अनेक संतति कोशिकाएं यहां पर बन गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब दूसरी विधि हम यहाँ पर कौन सी देखने वाले हैं, खंडन विधि, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, स्पायरोगायरा। तो यहां पर देखो क्या हुआ, जीव पहले पूरा विकसित हुआ, छोटे छोटे खंडों में ये टूट गया। अब प्रत्येक खंड यहाँ पर एक नया जीव बना लेता है, जैसे ये खंडों में टूटा, 3 खंड इसके, अब प्रत्येक ने क्या कर लिया, यहाँ पर नया जीव बना लिया। ये क्या है आपका स्पायरोगायरा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए खंडन विधि के अंदर सरल संरचना वाले जो बहुकोशिक जीव है, उनके अंदर खंडन विधि के द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो संपन्न होता है। जीव सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और अब प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। इसको हम कहते हैं खंडन विधि। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पायरोगायरा, ठीक है। तीसरी विधि जो अब हम यहाँ पर देखेंगे वो है आपके रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन हम इसको कहते हैं। देखो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर किसका लेना है, प्लेनेरिया का, और हाइड्रा के अंदर भी ये होता है, ठीक है। प्लेनेरिया है, हाइड्रा है। देखो प्लेनेरिया एक लार्वा है, अब इसमें क्या होगा, लीवर को आप इसमें याद रखो कि टुकड़ा काट के अगर लगा दिया तो वो रीजनरेट कर लेगा, पूरा लीवर यहाँ पे यकृत पूरा बन जाएगा। ऐसे ही क्या होगा कि इसका जो कायिक भाग है, अब प्रत्येक कायिक भाग क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक कायिक भाग एरा, ये एक एरा, एक एरा, ठीक है।
तो यहां पर इसने क्या किया, पूरे एक जीव की उत्पत्ति कर ली। ठीक है, प्रत्येक कायिक भाग ने क्या कर लिया, एक जीव की उत्पत्ति यहां पर कर ली। तो इसको ही हम कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। देखिए एक बार, खंडन का ही ये क्या है, एक संशोधित रूप है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। उदाहरण क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये तो बात हो गई किसकी, ये 3 विधियों की। चौथी विधि जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है मुकुलन विधि। अब देखो, चौथी विधि जो मुकुलन है उसको हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस। ठीक है, या इसको हम कली का निर्माण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, कली का निर्माण भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हाइड्रा है उसमें जो पुनरुद्भवन है उसके द्वारा भी हो रहा है, इस हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा भी होगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रा है। अब इसके शरीर पे क्या होगा, ऐसे एक उभार विकसित होगा। ठीक है, ये ऐसे इसके एक उभार विकसित होगा। अब ये उभार जो है आगे वृद्धि करेगा और इससे कलिका विकसित हो जाएगी। अब ये कलिका पूर्ण रूपेण विकसित होगी और पूरी तरीके से विकसित होके इस तरीके से एक हाइड्रा यहां पर बन जाएगा। अब जैसे ही ये पूरी विकसित होगी, ये इस जीव से अलग होगी और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगी। इसको हम कहते हैं मुकुलन विधि या कलिका निर्माण, क्योंकि देखो इसके शरीर पे कलिका बनी ना और वो अलग होके एक नए जीव की उत्पत्ति की। इसको हम कहते हैं कलिका निर्माण या मुकुलन विधि। ठीक है, देखिए एक बार यहां पर मुकुलन विधि के अंदर क्या हुआ, ये हाइड्रा है, इसके शरीर पर क्या हुआ, इस तरीके से उभार विकसित हुआ। अब इस उभार से आपके कलिका बनी, कलिका पूर्ण विकसित हुई और फिर इस के शरीर से अलग हो गई और एक नए जीव की उत्पत्ति कर ली। आप देख पा रहे हैं जो नया जीव यहाँ पर बन रहा है वो बिल्कुल कैसा होता है, अपने जनक के जैसा होता है। इसीलिए अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये फोटोकॉपी होके आती है इनकी अपने जनक से। ठीक है, देखो एक बार, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। अब इसके शरीर पर एक कलिका बनी, ये कलिका अलग होगी और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 4 विधियां। अब बात करते हैं हम 5वीं विधि की। तो 5वीं विधि यहां पर कौन सी है, कायिक प्रवर्धन। कौन सी है, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये आपके ऐसे पौधों के अंदर होता है इस प्रकार की अलैंगिक जनन, इस प्रकार की विधि से, जिनमें बीज होने की क्षमता, बीज जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो खो चुकी है। ठीक है, आप देखो, जैसे अगर हम बात करें गुलाब की, आप 2-4 एग्जाम्पल खुद सोच के देखो कि आप बीज ही नहीं लगा रहे, उनके सीड्स नहीं लगा रहे, आप उनकी कटिंग काट रहे हो और लगा दे रहे हो। आप उनका फूल या फिर कोई भी पत्ती या फिर कोई भी तना, कोई भी ऐसा भाग लेके उसको लगा दे रहे हो और उसी से ही एक नया पौधा बन जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, कि पौधे के किसी भी भाग से, बीज के अलावा किसी भी भाग से एक नया पौधा बन जाता है, उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर आलू का। आलू में वो छोटी छोटी आंखें होती है, उन आंखों को निकाल के गोटियां निकाल ली, उन आंखों को आप बो दो तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। जैसे कि आप गन्ना ले लो, गन्ने को तोड़ के आप उगा दो, नया पौधा बन जाएगा। हल्दी ले लो, अदरक ले लो, गुलाब ले लो, सबसे बढ़िया गुलाब की एक डाली काट के लगा दो, लग जाएगा, है ना। तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, या फिर मान लीजिए हमें जल्दी जल्दी फल चाहिए, जल्दी जल्दी पुष्प चाहिए, तो उसके लिए अलैंगिक जनन की विधि, ये कायिक प्रवर्धन अपनाई जाती है। एग्जाम्पल हम इसमें गुलाब ले सकते हैं, ब्रायोफिलम ले सकते हैं। अब देखो ब्रायोफिलम में क्या होता है, जो ब्रायोफिलम की ये पत्ती होती है ना, इसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी सी कलिका बनती है। ठीक है,
इस तरीके से कलिका बनती है। अब ये कलिका क्या होती है, गिर जाती है और इन कलिकाओं से ही क्या होगा, नए जीव की उत्पत्ति, यानी कि एक नया पौधा वहां पर बन जाता है। आप गुलाब का पेड़ है उसको काट के लगा दो, उसकी एक जो कटिंग है उसको लगा दो, नया पौधा बन जाएगा। आप मनी प्लांट है, मनी प्लांट को कहीं से भी तोड़ के लगा दो, उससे नया एक मनी प्लांट लग जाता है ना। तो ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, देखिए एक बार यहां पर, उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। पौधे के किसी भी भाग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पूरे तने को काट लिया, मान लीजिए किसी जड़ को काट लिया, मान लीजिए किसी पत्ती को काट लिया, किसी भी भाग को काट के एक नया पौधा हम यहाँ पर बना सकते हैं। पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न होता है। उदाहरण क्या ले सकते हैं, गन्ना है, गुलाब, अंगूर, ब्रायोफिलम। ठीक है, ये ब्रायोफिलम में छोटी छोटी कलिका बनी ना, अब ये झड़ के नीचे गिर जाएगी और नया पौधा बना लेगी। इसके द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों से कम समय लगता है और पुष्प व फल कम समय में ही निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण केला, संतरा, गुलाब, चमेली। देखो इस प्रकार से कटिंग्स लगाते हैं ना गुलाब की, और इससे नया पौधा लग जाता है। ये क्या है आपका कायिक प्रवर्धन। अब बात करते हैं छठे एक मेथड की, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजाणु समासंग, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देखो बीजाणु समासंग की जब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, तो इसमें जो बीजाणु होते हैं वो एक आपके जनन संरचना है। ठीक है, कौन, बीजाणु। इस तरीके से ये एक बीजाणुधानी है, उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, ये बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये क्या है, बीजाणुधानी। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या उपस्थित है, बीजाणु उपस्थित है, जो कि एक जनन संरचना है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फंगस का, कवक का। कौन सा, राइजोपस फंगस। आप कभी ब्रेड को 2-3 दिन खुले में छोड़ दो, उस पे ग्रीन ग्रीन सी परत आ जाती है, आलू और इन पे कभी कभार फंगस लग जाती है, बहुत टाइम हो जाता है, खुले में छोड़ जाते हैं या फिर वो सड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा उन पे एक परत चढ़ जाती है वो कवक की, वो एक पूरा कवक जाल होता है। तो ऐसे यहाँ पर ये राइजोपस क्या है, कवक है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें भी ऐसे बीजाणुधानी उपस्थित होती है। ये बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित है ये बीजाणु। अब ये क्या होगा, बीजाणुधानी जैसे ही प्रस्फुटित होगी तो इससे ये बीजाणु निकलेंगे बाहर और ये आसपास उसमें फैल जाते हैं और अपना एक पूरा का पूरा जाल बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कवक जाल। अब इन्होंने यहाँ वृद्धि कर ली, आसपास पूरा जाल बना लिया, तो ये अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहलाई, बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर, ये देखो जैसे आलू रखे इनके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सी परत आ गई ना, ये क्या है, फंगस है। अब जब इस संरचना को देखा जाता है तो ये जो है वो क्या है, यहाँ पर बीजाणुधानी, जिनके अंदर क्या उपस्थित है, बीजाणु, जो कि क्या है, जनन संरचना है। जैसे ही ये बीजाणुधानी फूटती है, प्रस्फुटित होती है, तो इसमें से बीजाणु बाहर आ जाते हैं, आसपास फैल जाते हैं और एक कवक जाल बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसमें क्या लेंगे, राइजोपस फंगस। क्लियर, देखिए एक बार, अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। उदाहरण राइजोपस का कवक जाल। तो यहाँ पर इस विधि के द्वारा क्या हुआ, इस कवक जाल बना और इसने वृद्धि करी, अलैंगिक जनन करा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देख लिया है, अलैंगिक जनन की ये 6 विधियां हमने यहाँ पर देखी है। अब एक छोटा सा टॉपिक और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, हम इसको कहते हैं। देखो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जो पौधा है उसके टिश्यू से या कोशिका से क्या होगा, लैब के अंदर पूरा एक नया पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसको जो जमीन है, मिट्टी है, उसके अंदर रोप दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे पूरा एक बड़ा पौधा बन जाए।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक पौधा है उसके शीर्ष से ऊतक लिया और उसको लैब के अंदर कल्चर किया, उसको ऐसे हार्मोन वाले एक मिश्रण में डाल दिया जहां पर उसका कल्चर हो सके, और जब पौधा बन गया तो उसको मिट्टी के अंदर लगा दिया। इसी को हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। तो लैब के अंदर किसी भी पादप के ऊतक से ये पूरा पादप जो है वो तैयार किया जाता है, इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो देखो इससे क्या होगा कि हम जैसे चाहे वैसे पादप लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं। जो ज्यादा संख्या है उसमें इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। जो सजावटी पौधे हैं उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पौधे के ऊतक या कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन कहलाता है। कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में स्थानांतरित, यानी कि लैब के अंदर ऐसा माध्यम तैयार किया जाता है, उसमें इनको डाला जाता है। कोशिकाओं के विभाजन से कैलस बन जाता है ना। अब ये कैलस जो है वृद्धि व विभेदन के हार्मोन मुक्त अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पर ये वृद्धि कर सके। इससे मिट्टी में पौधे को रोप दिया जाता है। जो पौधा तैयार हुआ उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है। वृद्धि कर विकसित पौधे का निर्माण हो जाता है। अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं और सजावटी पौधों के संवर्धन में ये जो विधि है वो काम में ली जाती है, जिसको हम कहते हैं ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। तो आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? जो निम्न स्तर जीव होते हैं उनमें सिर्फ एकल जीव के द्वारा ही कैसे अलैंगिक जनन से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और अलैंगिक जनन की जो सारी विधियां हैं वो हमने यहाँ पर देखी है। एक बार फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से याद कीजिए। देखिए अलैंगिक जनन क्या है? एकल जीव से नए जीव की उत्पत्ति। अलैंगिक जनन के लाभ क्या है? सरल और तेज होता है, लेकिन हानि क्या है कि जो दोषपूर्ण जीन है वो वंशानुगत होते हैं, विकास नहीं होता क्योंकि इनमें विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो संतति है वो बिल्कुल जनक के समान होती है। इसके बाद हमने देखा अलैंगिक जनन की 6 विधियां। पहली कौन सी थी? विखंडन विधि, जिसमें क्या हुआ, जो एक कोशिकीय जीव है उनका शरीर 2 भागों में या 2 से ज्यादा भागों में विभक्त हो गया। 2 प्रकार है, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन अमीबा और लेशमानिया। बहुखंडन के अंदर क्या देखा हमने? प्लाज्मोडियम। दूसरी विधि खंडन विधि, जिसमें क्या हुआ, पूर्ण रूप से जो विकसित जीव है वो टुकड़ों में विभक्त हुआ, प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। तीसरा था पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन, रीजनरेशन, जिसमें क्या हुआ कि प्रत्येक कायिक भाग से नए जीव की उत्पत्ति हुई, जैसे कि प्लेनेरिया। चौथा हमने क्या देखा? मुकुलन विधि, जिसमें क्या होगा, मुकुलन विधि के अंतर्गत शरीर पर एक कलिका बनेगी, उसी कलिका से नए जीव बनेगा, एग्जाम्पल हाइड्रा। 5वीं विधि कौन सी थी? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पादपों के अंदर किसी भी भाग से नए पौधे उत्पन्न, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, किसी से भी। एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफिलम है, गन्ना है, गुलाब है, चमेली है, केला है। ठीक है, इसके बाद हमने 6ठी विधि कौन सी देखी? बीजाणु समासंग। इसमें बीजाणु विशेष प्रकार की जनन संरचना है। एग्जाम्पल इसमें क्या ले लिया हमने? राइजोपस फंगस। इस प्रकार से जो जीव है जिनमें अलैंगिक जनन होता है उन विधियों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। कंप्लीट आपको समझ में आया ना? अब आपका असेसमेंट कर लेते हैं, कितना समझ में आया है, और एग्जाम में क्वेश्चन बने तो क्या आप जवाब लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे? ठीक है, तैयार हो आप लोग? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। तो देखो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होगा? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो देखो अमीबा याद करो, अमीबा में तो विखंडन विधि के द्वारा होता है, द्विविखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है ना। तो क्या बचा? ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर क्या होगा? मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन।
आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ब ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंबर 2। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है? विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या कायिक प्रवर्धन? तो प्लेनेरिया कायिक भाग से पूरा एक नया जीव बन जाता है, यानी कि लीवर वाला याद करेंगे इसमें हम, जैसे लीवर से पूरा रीजनरेट करके वो पूरा लीवर बना लेता है, ऐसे ही प्लेनेरिया के अंदर होगा। तो प्लेनेरिया में क्या होगा? पुनरुद्भवन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन स। विखंडन में क्या एग्जाम्पल है? अमीबा है, इसके साथ साथ लेशमानिया है, प्लाज्मोडियम है। खंडन में क्या है? स्पाइरोगायरा। कायिक प्रवर्धन में गन्ना है, गुलाब है, हल्दी है, अदरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3। ब्रायोफिलम में जनन होता है? कायिक प्रवर्धन, विखंडन, खंडन या पुनरुद्भवन द्वारा? तो ब्रायोफिलम, इससे तो पादप तैयार होंगे, है ना। तो याद कीजिए, ब्रायोफिलम में जो आपके कलिका है वो बनेगी, उसी से ही नया पौधा बन जा रहा है ना, ब्रायोफिलम की पत्ती के ऊपर ही। तो यहाँ पर ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आंसर आएगा ऑप्शन अ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लेशमानिया में बहुखंडन होता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो देखिए, लेशमानिया में बहुखंडन होता है, तो याद कीजिए लेशमानिया में एक निर्धारित तल से द्विखंडन होता है, एक निर्धारित तल से। तो बहुखंडन तो प्लाज्मोडियम के अंदर हमने पढ़ा, तो यह कथन क्या है? असत्य। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कलिका निर्माण अलैंगिक जनन की किस विधि में होता है? तो बताइए, कलिका का निर्माण किस में होगा? तो कलिका का निर्माण, जो शरीर है उसी पे एक कलिका बनती है, वो विकसित होती है, अलग होके नए जीव की उत्पत्ति करती है। तो ये तो कलिका निर्माण यानी कि मुकुलन विधि के अंदर है ना, बडिंग प्रोसेस। तो आएगा अपना आंसर क्या? मुकुलन विधि में होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? तो ये क्या थे? आपका असेसमेंट हो गया कि हाँ जी, हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल हमें याद हो गया। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है बुक के अंदर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में तो क्या होगा? जो कोशिका है, एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका है वो आपकी क्या होगी? दो भागों में विभक्त हो जाती है। जबकि बहुखंडन में क्या होगा? बहुत सारे भागों में विभक्त होगी, यानी कि बहुत सारी संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमीबा द्विखंडन में, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम। देखिए एक बार, द्विखंडन विधि में एकल जीव का शरीर दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है और एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। जबकि बहुखंडन विधि में जीव का शरीर एक साथ अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो देखो, बीजाणु क्या है? एक जनन संरचना है। अब ये बीजाणु धानी में उपस्थित होते हैं और ये बीजाणु धानी जब प्रस्फुटित होती है तो ये पूरा कवक जाल बना लेते हैं, यानी कि अपनी पूरी कॉलोनी का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये अलैंगिक जनन करके एक पूरे उसमें फैल जाते हैं। ठीक है, देखो एक बार, बीजाणु एक विशेष प्रकार की जनन संरचना है जो बहुत हल्के होते हैं। कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छ से अलग होकर इधर उधर फैल जाते हैं। जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में इनकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं। फंगस लग जाती है ना नम सतह में, आते ही अनुकूल परिस्थितियों में ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? तो पुनरुद्भवन क्या होता है कि जो आपका कोई भी भाग है, कायिक भाग, वो नया जीव बना ले रहा है।
अब देखो, जटिल संरचना वाले जीवों में क्या होता है, प्रत्येक जो कोशिका होती है उसका एक विशिष्ट कार्य होता है जिससे वो रीजनरेट नहीं हो सकती, है ना। लेकिन जो सरल जीव होते हैं उनमें कोई ऐसे विशिष्ट कार्य नहीं होता कोशिकाओं का, इसीलिए उनमें पुनरुद्भवन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि इन जीवों की कोशिकाएं विभिन्न कार्य हेतु विशिष्टीकृत हो जाती हैं। उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती। पुनरुद्भवन की क्रिया केवल सरल संरचना वाले प्राणियों जैसे हाइड्रा या प्लेनेरिया में होती है। क्लियर सभी को यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ। चलिए देखिए एक बार, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो, कायिक प्रवर्धन का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि कई पौधे हैं जो अपने बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। दूसरा, कम समय में पुष्पों की, फलों की प्राप्ति के लिए यह विधि अपनाई जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनका प्रजनन इसके द्वारा किया जाता है। इस विधि के द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में ही फल और फूल लगने लगते हैं, इसीलिए इस विधि को उपयोग में लिया जाता है। क्लियर सभी को आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखो, डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनेगी तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो विभिन्नता नहीं आएगी। तो देखो, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है क्योंकि डीएनए क्या है, यहाँ पर एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसकी जब प्रतिकृति बनेगी तो ही भिन्न भिन्न प्रकार की प्रोटीन बनेगी और भिन्न प्रकार की प्रोटीन बनने से ही विभिन्नता आएगी, क्योंकि यही डीएनए जो है वो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो जब अलग अलग प्रोटीन बनेगी तो विभिन्नता भी देखने को मिलेगी। अगर इसकी प्रतिकृति नहीं होगी तो जीवों में कैसे अलग अलग प्रोटीन बनेगा और कैसे विभिन्नता आएगी। ये तो है ही पूरा क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए एक बार यहाँ पर, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना है जो संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है, तभी तो हम डीएनए को क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए की प्रतिकृति बनने के समय जिस तरह की सूचनाएं प्रतिकृति में शामिल होती है, बनने वाला प्रोटीन भी उसी प्रकार का बनता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रोटीन के कारण जीवों की शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ जाती है, वेरिएशंस आती हैं। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होते हैं, मूलतः समरूप नहीं होते, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तन परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई जीवाणु है, वो बहुत गर्म ताप पर सुरक्षित नहीं रह सकते, मर जाते हैं, लेकिन अगर उस पूरी समष्टि के अंदर, उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर विभिन्नता है तो कुछ ऐसे जीवाणु भी होंगे जो उन विषम परिस्थितियों में भी सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तन विभिन्नताएं लाता है जो जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। अगर मान लीजिए सारे ही जीवाणु गर्म ताप पर नष्ट हो जाए तो उनकी तो समष्टि ही नहीं बचेगी, उनका तो कोई उत्तरजीविता ही नहीं रहेगी। तो खुद को इस प्रकृति में बनाए रखने के लिए विभिन्नताएं जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने पढ़ लिया है अलैंगिक जनन। अगली क्लास में हम मिलेंगे लैंगिक जनन के साथ। धन्यवाद।